हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए। आज अपन डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 का मैथ्स का पेपर, जो कि हुआ था 6 मार्च 2023 को। इससे पहले मैं दो पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, एक तो 2 मार्च 2023 का और एक 3 मार्च 2023 का। आई होप आपने वो देखा होगा। जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा एक मॉक पेपर सॉल्व करें। उससे एक तो आपको टाइम का पता चल पाएगा आपका, और मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी कितनी स्पीड है इसका आपको भी पता चलेगा। इसके अलावा एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा। इसके अलावा कितना आपको आता है इसका भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि पूरा एक मॉक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाए। हर दिन एक पेपर कम से कम जरूर लगाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए pyramid has an equilateral triangle as its base, of which each side is 8 centimeter. Its slant edge is 24 centimeter. The whole surface area of the pyramid. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पिरामिड है। अब आप जानते हैं पिरामिड में बेस होता है। वो बेस या तो ट्राइंगल हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या फिर आपका पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसने क्लियर किया है कि बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। अब यहाँ पे पिरामिड बना रहे हैं अपन। तो ये कुछ इस तरीके से अपना पिरामिड बन गया। ये ऊपर का वो पॉइंट है, यहां से ऐसे 3 लाइन जा रही है और नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है नीचे का, उसकी हर साइड 8 सेंटीमीटर की है। तो ये तीनों साइड अपने पास 8-8 सेंटीमीटर की। इट्स स्लेंट एज। स्लेंट एज का देखिए मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में आप देखोगे तो साफ साफ पता चल रहा है, इसका तिरछा किनारा। तिरछा किनारा मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अपन को निकालना है होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया मतलब इसके जितने भी फेस है उन सब का एरिया। तो इसके कितने फेस है आप जानते हैं, 3 तो ऊपर की साइड ट्राइंगल बन रहे हैं और एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है। तो इन चारों ट्राइंगल का एरिया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ऊपर के जो 3 ट्राइंगल है उन तीनों का एरिया इक्वल होगा, और जो नीचे का बेस है उस ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट होगा। तो यहां पे अपन केवल नीचे वाले ट्राइंगल की मदद से चारों ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। ये जो नीचे का इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका डायरेक्ट एरिया निकाला जा सकता है, √3/4 a²। फॉर्मूला अपन को पता है, ए की वैल्यू 8 दे रखी है, उससे हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऊपर के ये 3 ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे अपन। सबसे पहले अपन को ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट। ये वाली हाइट का अगर अपन को पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो अब ये हाइट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। साथ में ये जो नीचे की साइड है ये 8 दे रखी है। ये यहाँ पे जब मैंने हाइट बनाई तो ये इसको मिड पॉइंट में काटेगी। अगर ये इसको मिड पॉइंट में काट रही है तो इसका मतलब है ये साइड अपने पास ये इतनी वैल्यू 4 आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाली चॉइस है, ये 4 है, तो ये इसको निकाल सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी √24² - 4²। तो कितना होएगा बता सकते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 - 16 मतलब आ गया 560। तो स्क्वायर रूट में आ गया 560। अब जो 560 है उसको, जैसे 56 होता है 28 दूनी 56, 28 होता है 7 × 4। तो यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, एक तो बाहर, एक और 2 आ जाएगा, और अंदर में रह जाएगा 35। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 4√35। तो इसका मतलब अब अपने पास ट्राइंगल की हाइट आ चुकी है और बेस अपन को पता है 8। तो जो ये 3 ट्राइंगल है इन तीनों का एरिया बराबर है। यहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है 8 और हाइट कितनी आ गई 4√35। 2 से कितनी बार में
4 बार में 4 चौकू 16√35। ये तो आई 1 की। ऐसे कितने 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 16 3 48, 48√35। इसके अलावा जो नीचे का बेस है उसका एरिया निकाल सकते हैं √3/4 a² से, और a की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया √3/4, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटोगे 16 चौकू 64 होता है, मतलब 16√3। तो पूरा एरिया कितना आ गया 16√3 प्लस 48√35, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से टुकड़ों में करना होता है। कभी भी पिरामिड दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, उसमें बस आपको टुकड़ों में करना है कि बेस का एरिया अलग से निकालो, और जो ऊपर के जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे अगर नीचे में स्क्वायर होता तो ऊपर 4 ट्राइंगल बनते, नीचे में पेंटागन होता तो ऊपर 5 ट्राइंगल बनते हैं। हमेशा बनेंगे ऊपर ट्राइंगल ही, लेकिन ट्राइंगल की संख्या बदल सकती है नीचे के बेस के अकॉर्डिंग। बेस में जितनी साइड होती है ऊपर उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं। यहाँ पे जो बेस है उसमें 3 साइड है तो ऊपर 3 ट्राइंगल बने। अब ये 3 ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, जहां पे आपको बेस तो पता चल जाता है लेकिन हाइट आपको खुद को या तो निकालनी पड़ेगी, कभी कभार क्वेश्चन में दे रखी होती है, लेकिन अगर नहीं दे रखी हो तो आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाली ये मैंने आपको बताया। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है पिरामिड का, पिछले पेपर में मतलब जो 3 मार्च 2023 को पेपर हुआ था उसमें भी पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सेम वहां पे भी होल सरफेस एरिया निकालना था, बस वहां पे फर्क क्या था, वहां पे आपको बेस में इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह एक स्क्वायर दे रखा था। तो देखिए चीजें वही सब है, घूम फिर के वही सब चीजें होती है, बस थोड़ा बहुत उनमें चेंज हो जाता है। तो अगर आपका जैसे आगे जब भी आप एग्जाम दें और अगर आपका पेपर आगे की शिफ्ट में है तो हमेशा पुरानी शिफ्ट के पेपरों को जरूर देखें एक बार, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो मोर और लेस सेम टाइप के ही होंगे, कंसेप्ट वही सब यूज हो रहे होंगे, बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा। मैं आगे भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो पहले के शिफ्ट में जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन एकदम आ चुके हैं। तो इसलिए अगर आपका एग्जाम आगे की शिफ्ट में है तो स्टार्टिंग के शिफ्ट के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाए, बहुत फायदा मिलेगा आपको उससे। If 80 liters of milk solution has 60% milk in it, then how much milk should be added to make milk 80% in the solution? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक 80 लीटर का मिल्क सॉल्यूशन है जिसमें 60% मिल्क है। अगर 60% मिल्क है इसका मतलब 40% क्या हुआ, वाटर हुआ। अपन यही मान के चलते हैं कि भाई दूध में पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ पे वैसे बोला नहीं गया वाटर के बारे में, कहीं भी लिख के नहीं दिया गया, लेकिन मान के यही चलेंगे कि भाई 60% मिल्क है तो बाकी बचा हुआ वाटर है। देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक मिल्क 80% इन दिस सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो अपन देखते हैं। मिल्क है अपने पास 60% तो वाटर है 40%, मतलब कितना हो गया ये 3:2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में है मिल्क इस टू वाटर। अब अपन को क्या करना है, मिल्क को 80% करना है। कितना मिल्क और मैं मिलाऊं कि मिल्क 80% हो जाए। जब मिल्क 80% हो जाएगा तो वाटर कितना रह जाएगा, 20% रह जाएगा, मतलब किस रेशियो में आ जाएगा, 4:1 में। अब आप यहाँ पे देखिए कहीं भी उसने पानी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब पानी पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। अगर पहले पानी 2 यूनिट था तो अभी भी पानी को 2 यूनिट ही रहना है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 2 8 और ये 2, तो 8:2 के रेशियो में आ गया। अब देखिए पानी की संख्या सेम है, बदला क्या है, मिल्क है। मिल्क कितना बढ़ा, 3 से 8 हो गया। अब ये जो 80 लीटर है ये 3 + 2 5 की वैल्यू है। 80 लीटर पूरा सॉल्यूशन है, मिल्क सॉल्यूशन जिसमें 60% मिल्क है बाकी पानी है, तो ये 3 + 2 5 की वैल्यू 80 है अपने पास। ठीक है, अब अपन को करना क्या है भाई, 3 से 8 मतलब 5 बढ़ा, तो 5 बढ़ा मतलब कितना पानी कितना मिल्क और मिलाया, 80 लीटर। जब 3 से 8 गए इसका मतलब 5 यूनिट मिल्क मिलाया गया होगा, और 5 यूनिट कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या उतना हो जाएगा, 80 लीटर। मतलब यह है कि अगर मुझे 60% मिल्क से 80% मिल्क पे पहुंचना है और वाटर उतना का उतना रहने देना है, तो इसका मतलब है मुझे 80 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा उस 80 लीटर के सॉल्यूशन में। इस टाइप का सेम सवाल, सेम तो नहीं कह सकते, इस तरीके का मिलता जुलता सवाल
पिछले वाले पेपर में भी आया था। वहां पे क्या बोला गया था कि वहां पे बोला गया भाई 40 लीटर का एक मिल्क का कंटेनर है, उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और उतना ही पानी मिला दिया। इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया तो बताओ आखिरी में मिल्क कितना बचेगा। तो इसी टाइप से मिल्क वाटर से रिलेटेड सवाल था पिछले पेपर में भी। इस पेपर में भी देखिए मिल्क वाटर से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, समझे कैसे हुआ? समझ गए ना कि भाई 3 से 8 गए अपन, तो कितना मिलाया? 5 यूनिट मिलाया। और 80 लीटर जो है वो 3 + 2 5 की वैल्यू है। इस 3 + 2 5 की वैल्यू 80 लीटर है और 5 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा 80 आ गई। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा कि 80 लीटर मिल्क और मिलाना पड़ेगा। इफ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर of x and y is 15, then the HCF of 36x square minus 81y square and 81x square minus 9y square is divisible by। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x और y का 15 बोला गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x और y को कुछ वैल्यू मान लेता हूँ। अगर x और y का कॉमन HCF 15 दे रखा है तो क्या मैं x और y को 15 नहीं मान सकता? दोनों को अगर मैं 15 मानूं तो देखो 15 और 15 का HCF जब आप देखोगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, 15 ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 15 जैसा बड़ा नंबर क्यों माना, छोटा नंबर ही मान लेते, 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ मान लेते। तो वो नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि जो नंबर होता है वो हमेशा HCF से बड़ा ही होता है। नंबर कभी भी HCF से छोटा नहीं हो सकता। नंबर हमेशा या तो HCF के बराबर होगा या HCF से बड़ा होगा। जैसे कि भाई 15 और 30 है, इसका HCF निकालोगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 5 और 15 का HCF निकालोगे तो वो 5 ही आएगा। इसलिए मेरे को कम से कम 15 तो मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों को इक्वल मान लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि x और y बराबर नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि x और y बराबर नहीं है तो फिर मैं दोनों को 15 नहीं मान सकता था, फिर मैं एक को 15 और एक को 30 मान लेता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया तो मैंने दोनों को 15 मान लिया। इससे अब क्या होगा, देखिए x की जगह भी 15 डाला, y की जगह भी 15 डाला, तो ये क्या हो गया 36 15 स्क्वायर माइनस 81 15 स्क्वायर। और ये क्या हो गया 81 15 स्क्वायर माइनस 9 15 स्क्वायर। देखिए 15 स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ये क्या इतना रह गया? ये रह गया 36 माइनस 81। 36 माइनस 81 मतलब कितना हुआ? 36 में से 81 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बचता है 45। ठीक है, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे भी 15 स्क्वायर कॉमन आया। 81 माइनस 9 कितना आया? 72 आया। अब इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालना है मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो HCF होगा। तो देखो एक तो 15 स्क्वायर दोनों में कॉमन है। ठीक है, 15 स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो HCF क्या होगा, एक तो 15 स्क्वायर, इसके अलावा 45 और 72 में क्या कॉमन है? 45 होता है 9 × 5 और 72 होता है 9 × 8। तो यहां पे एक 9 और कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर 5 है इधर 8 है तो ये कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या आ गया 15 स्क्वायर इंटू 9। अपन को बताना है कि भाई जो HCF है वो किससे डिविजिबल है। इसका मतलब 9 × 15 स्क्वायर किससे डिविजिबल है ये चेक करना है। तो देखो किससे डिविजिबल है आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या 90 से डिविजिबल होएगा क्या? करके देख लो भैया, नहीं होगा। 90 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे 10 बनना चाहिए था, 10 नहीं बन रहा तो 90 से डिविजिबल नहीं हो सकता। सेम 120 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता, 180 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों से डिविजिबल होने के लिए ऊपर की साइड 10 बनना चाहिए था। और 10 कब बन सकता है? जब कम से कम 1 5 और 1 2 हो। 5 × 2 मिलके 10 बनता है, लेकिन यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इन तीनों से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो केवल ऑप्शन ए अपना आंसर है 135। यही अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 15 × 15, तो ये बन गया अपना 135 × 15। तो देखिए अब 135 से डिविजिबल है, यही अपना आंसर है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्किल के अंदर है, तो ये सर्किल है कुछ। अब इसके अंदर एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर बताना है अपन को। रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो देखो ये रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, मैं इस पूरे को खींचूं तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितनी होती है, 10 होती है, अपन जानते हैं ये बात। और ये बात अपन जानते हैं कि जो सर्किल हो, जो स्क्वायर होता है उसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और वैसे भी आप देख सकते हो डायमीटर से कभी भी अगर सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 बनता है। तो यहां से देखो आपको एक बात और पता चल गई। मान लो आपके मन में ये शक हो कि भाई आपने इस डायगोनल को डायमीटर कैसे मान लिया। हो सकता है आपके मन में शक हो ये कि भाई डायगोनल डायमीटर कैसे बना। तो ये इसलिए बना क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 बन रहा है। और ये जब भी पॉसिबल है जब डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया जाता है। इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये डायमीटर का काम करेगा, तभी जाके यहाँ पे एंगल 90 बन सकता है। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल 90 होना ही है, इसको आप हटा नहीं सकते। तो ये 10 है तो इसको अगर मैं ए मानूं, इसको भी ए मानूं, तो अपन जानते हैं ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। मतलब 2a स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब ए कितना आ गया अपने पास, 10/√2। ए की वैल्यू आ गई 10/√2 मतलब 5√2। तो इसका मतलब a 5√2 है तो पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, 5√2 इंटू 4, 4 पंजे 20, 20√2। ये अपना पेरीमीटर हो जाएगा। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है समझ सकते हैं हम, एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का इस्तेमाल है। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं, एडवांस मैथ में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाने होते हैं। और अर्थमेटिक में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है और फॉर्मूलों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में आपको ये फर्क एक बहुत बड़ा पता चलेगा। एडवांस मैथ से बहुत सारे लोग डरने लग जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एडवांस मैथ बहुत आसान चीज है और अर्थमेटिक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें जो है दिमाग लगाना पड़ जाता है। फॉर्मूला लगाना आसान है दिमाग लगाने से, ठीक है, समझे आप। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, अगर आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है, पता होना चाहिए। क्या होता है, 2πRh। तो यहाँ पे जो 2πRh है वो इक्वल टू अपन को दे रखा है 126 पाई। यहाँ पे पाई से तो पाई कट जाएगा, ये 2 से कट गया अपने पास 63 बार में, तो R इंटू एच आ गया 63। आपको हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हाइट आपको 14 दे रखी है, तो ये 14R इक्वल टू 63 है। 7 से कटेगा, 7 से 2 बार में, 7 से 9 बार में, तो R आ गया आपके पास 9/2, ठीक है, R आ गया 9/2। यहाँ पे ऑप्शन एक बार जरूर हमेशा चेक, हमेशा जब भी क्वेश्चन करे एक बार ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपने पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी और फिर सोल्व करने बैठे तो आपका आंसर बदलेगा। क्योंकि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में पाई सीधा की सीधा दे रखा होगा, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में पाई अपन को एज इट इज दे रखा है, तो यहाँ पाई अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। आर कितना आ गया, आर आ गया अपने पास 9/2, 9/2 इंटू 9/2, और हाइट कितनी है 14 है, तो ये 2 से 7 बार में ये कितना हो गया, तो देखो 9 से बन जा 63, एंड 63 इंटू 9 अगर आप करोगे तो 9 से 9 3 जा 27, 2 टाइम्स 9 6 जा 54, मतलब 56। तो ये आ गया अपने पास 567/2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें, बनना ट्राई सही, हाँ ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आई थिंक ए वाला ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि बाकी सब तो 200 प्लस ही देंगे, तो यही वाला ऑप्शन अपने पास मैच करेगा, ऑप्शन ए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सबसे अंदर चले जाना है,
जितना अंदर हो सके उतना अंदर चले जाएंगे और फिर अंदर से बाहर की ओर आएंगे। सबसे अंदर क्या दिख रहा है? सबसे अंदर मेरे को दिख रहा है ये स्क्वायर रूट 225, जो अपन को पता है 15 के बराबर होता है। अब देखो, कम से कम आपको 25 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। 25 तक अगर स्क्वायर आपको याद है तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। वरना स्क्वायर निकालने बैठेंगे, समय लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 होता है। 15 प्लस 154 मतलब 159। 159 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू अपने पास 13 आ गई। 13 प्लस 108 कितना हुआ? 121 हुआ। 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। इस पूरे की वैल्यू 11 आ गई। 25 प्लस 11 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। 10 प्लस 6 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। तो ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है ये पूरा बन गया 4 के बराबर। अब नीचे में आ जाओ। अब नीचे में क्या है? देखो, डायरेक्ट करने जाओगे तो मुश्किल आएगी, डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सबर करेंगे, है ना? सबर करना चाहिए, डायरेक्ट करना बेकार है। स्क्वायर रूट ये जो 16 है, ये भी 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे 16 कॉमन ले सकता हूं मैं। क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस 19.25। 4 डिवाइड बाय 16 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूँ, 4 बन जाएगा। अंडर रूट में 1 प्लस 19.25 हो गया 20.25। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो 20.25 है ये 4.5 का दिखेगा। कैसे? अपन जानते हैं कि जब भी यूनिट डिजिट पे 5 हो तो उसका स्क्वायर करना आसान होता है। जैसे कि आपको अगर 35 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर कर दिया 25 और इस 3 में 1 प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 इंटू 4 कितना लिख दिया? 12 लिख दिया। तो 35 का स्क्वायर आ गया 1225। इसी तरीके से जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, इस 4 में 1 प्लस 1 करके लिखा 5, 4 इंटू 5 लिख दिया 20। इस तरीके से लिखा। तो यहां पे मैंने यही सोचा कि देखो 25, इसका मतलब आखिरी में अगर 25 आ रहा है तो 5 जरूर आ रहा होगा। मैंने उल्टा सोचा, यहाँ पे 45 से 2025 पे जाना थोड़ा आसान था। अपन गए 2025 से 45 की तरफ। कैसे गए? कि 25 आ रहा है, इसका मतलब 5 जरूर आ रहा होगा। अब 20 को मैं तोड़ू तो क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 5 लिख सकता हूं। अगर 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, इसका मतलब छोटा वाला नंबर होगा 4, तो ये बन गया 4.5। तो ये कितना हो गया? 4 से तो 4 कट गया, 1/4.5। 4.5 मतलब 9/2, तो कितना लिखूंगा? 2/9। तो ऑप्शन बी 2/9। तो इस तरीके से ये सोचने का तरीका है। आपको उल्टा भी सोचना पड़ेगा कि भाई 25 आ रहा है तो 5 जरूर आ रहा होगा, और 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5, इसका मतलब यहाँ पे 4 आया होगा, क्योंकि 4 में 1 जोड़ के 5 करते हैं और 4 इंटू 5 20 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:4:8। देखिए, इन्वेस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पिछले दोनों पेपरों में इन्वेस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन आया था। अगर आपने पिछले पेपर नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि सेम चीज बार बार रिपीट होती है। बस थोड़ी सी चीजें, मतलब उनमें थोड़ी डिजिट वगैरह चेंज हो जाती है या बहुत हल्की हल्की चीजें चेंज होती है, वरना मोर और लेस क्वेश्चन वो ही सब रहते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है, देखो, बैलेंस करना होता है पेपर को, हर शिफ्ट को उनको बैलेंस करके चलना है। कोई भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि किसी में टफ डाल दिया तो किसी में सिंपल डाल दिया, ऐसा नहीं डाल सकते वो लोग। क्योंकि अगर ऐसा डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, किसी के बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे, किसी के कम रह जाएंगे। तो इसलिए पेपर को सेम बनाए रखने के लिए वो लोग जो पहली शिफ्ट में जिस चैप्टर से पेपर क्वेश्चन डाले हैं उन ही सब चैप्टर से क्वेश्चन अगली शिफ्ट में भी डालते हैं। तो एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:4:8। तो ये तो हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4:8। एबीसी एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। प्रॉफिट जो है वो 2:3:5 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड टाइम? तो देखो, अपन जानते हैं जब अपन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो अपन को प्रॉफिट मिलता है। यहां पे बीच में एक टाइम आता है, वो यहां पे मिस है। जैसे यहां पे अगर वो ए बी सी मान के चलता मैं,
तो अपन क्या करते, अपन लिखते 3A/4B/8C, ये बराबर हो जाता 2:3:5। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को ABC निकालना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब 2, 3, 5 को मैं 3, 4, 8 से डिवाइड करूंगा, तो 2/3 लिखूंगा, 3/4 लिखूंगा, 5/8 लिखूंगा। अब यहाँ पे आप कर लो इसको सोल्व, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। तो देखो ये 3 से 8 बार में मतलब 8 दूनी 16, 4 से 6 बार में मतलब 6 3 18, और 8 से 3 बार में मतलब 3 5 15। तो 16:18:15 ये उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट है। अब यहां पे अगर आपको टाइम पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट कर दो। या फिर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, टाइम और प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दो। या फिर आपको मान लो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दे रखा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। बस यही सब करना है अपन को, यही सब खेल खेलने हैं और कुछ नहीं है। बहुत आसान चीज है, आपको फिक्स तरीके हैं वो करके जाने, बस आपका काम हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C आर 3/7, 5/9 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो देखो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या बोल रहा है इसने कि P ऑफ A अपन को 3/7 दे रखी है, P ऑफ B अपन को 5/9 दे रखी है, P ऑफ C 1/5 दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि जो A है वो 7 में से 3 बार सही आंसर देता है, B जो है वो 9 में से 5 बार सही देता है, और C जो है वो 5 में से 1 बार सही देता है। ये उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब अपन से पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसका मतलब यह है कि भाई इन तीनों में से कम किसी ना एक को तो सही आंसर देना ही है। तो तीनों में से कोई एक सही आंसर दे दे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तीनों सही आंसर दे दे तब भी चलेगा, कोई 2 सही आंसर दे तब भी चलेगा, कोई 1 सही आंसर दे तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक जने को सही आंसर देना ही है। तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब है अपन बोल सकते हैं कि भाई ए ने सही आंसर दे दिया, अब बी सही है, बी ने गलत आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सी ने भी गलत आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ए ने सही दे दिया तो अपना काम हो गया। अब ए ने गलत दे दिया लेकिन बी ने सही दे दिया, सी ने गलत दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने गलत दिया, बी ने भी गलत दे दिया, लेकिन सी ने सही दे दिया, ठीक है चल जाएगा अपना काम। अब देखो ए ने भी सही दे दिया, बी ने भी सही दे दिया, लेकिन सी ने गलत दिया, अब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दोनों ने सही दिया ना, कम से कम एक जने को सही देना है यहां से। ए ने सही दिया, बी ने गलत दिया, लेकिन सी ने सही दे दिया, अब भी चल जाएगा काम। ए ने गलत दिया लेकिन बी और सी ने सही दे दिया, अब भी काम चल जाएगा। इसके अलावा तीनों ने सही दे दिया, अभी भी काम चल जाएगा। तो इसमें कौन सा केस छूटा, छूटा कौन सा चीज, यही तो छूटा ना जब तीनों ने गलत दिया। तो इस पूरे को अपन लिख सकते हैं 1 - A बार B बार C बार, मतलब वो वाला केस जब तीनों ने गलत आंसर दिया, उसको अपन 1 में से हटा लेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम आंसर होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी का वो 1 हो सकता है। 1 में से अपन ने वो वाला केस हटा लिया जिसमें तीनों ने गलत आंसर दिया, तो अपने पास जितने भी बाकी केस है सब सही है। तो यहां पे देखो क्या होएगा, 1 - A बार, A बार मतलब 3/7, अगर 3 बार सही दे रहा है तो कितनी बार गलत दे रहा है, 4 बार गलत दे रहा है। भाई 7 में से कोई 3 बार आंसर सही दे रहा है, इसका मतलब 4 बार गलत आंसर दे रहा होगा ना, तो A बार का मतलब क्या हुआ 4/7। B बार अगर कोई 9 में से 5 बार सही दे रहा है तो गलत कितनी बार दे रहा है, 4 बार दे रहा है, तो 4/9। अगर कोई 5 में से 1 बार सही दे रहा है तो गलत कितनी बार दे रहा है, 4 बार दे रहा है, 4/5। तो इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये। तो देखो नीचे में तो 315 ही आना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में नीचे 315 है। 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, तो 315 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आई थिंक 251 बचेगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 251/315। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाय बाईसाइकिल। बाईसाइकिल से रेशमा 45 किलोमीटर कवर करती है 15 की स्पीड से। 80 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बाय कार, कार से 80 किलोमीटर कवर करती है 40 की स्पीड से।
एंड अनदर 6 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट, और पैदल चल के 6 किलोमीटर कवर करती है 2 की स्पीड से। फाइंड हर एवरेज स्पीड फॉर दी होल जर्नी। सबसे पहले तो ये बताओ एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना पूरा समय लगा उससे डिवाइड करना है अपन को। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 45 किलोमीटर उसने बाईसाइकिल से किया, 80 किलोमीटर उसने कार से किया और 6 किलोमीटर उसने फुट से किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 45 प्लस 80 प्लस 6, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम अपन को नहीं दे रखा, तो टाइम कैसे निकालेंगे अपन जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे देखो 45 किलोमीटर उसने 15 की स्पीड से अगर तय किया तो क्या आएगा? 45/15, 45/15। फिर 80 किलोमीटर उसने 40 की स्पीड से तय किया तो टाइम कितना लगा? 80/40। फिर 6 किलोमीटर उसने 2 की स्पीड से तय किया तो टाइम कितना लगा? 6/2। तो देखो ऊपर कितना आ गया? ऊपर तो अपने पास आ गया 131, ठीक है। 45/15 3, 80/40 2, 6/2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 131/8। तो इसको कर लो 8 का एक बार में 51, 8 6 48, 30, तो 8 3 24, तो ये हो जाएगा 16.38, ये वाला ऑप्शन। तो बहुत आसान होता है एवरेज स्पीड निकालना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपन को डायरेक्ट दे रखा था इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा था। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो 45/15, 80/40 और 6/2, तो इससे अपना टाइम आ जाएगा 45/15 3, 80/40 2, 6/2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो टोटल टाइम कितना लगा? 8 घंटे। तो ये हो गया अपना किलोमीटर पर आवर में आएगा ये, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और टोटल टाइम जो है वो आवर में। ए डिसऑनेस्ट डीलर marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20% on the mark price। तो देखो एक बेईमान आदमी है, बेईमान डीलर है, उसने क्या करा, जो सामान है उसको पहले 50% बढ़ा दिया। अब जो 50% बढ़ाया वो कहां से बढ़ाया? कॉस्ट प्राइस से बढ़ाया। अपन जानते हैं कभी भी जो मार्कअप प्राइस फिक्स की जाती है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, कोई आदमी 50 रुपए बढ़ा रहा है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी कर दे रहा है? 150 रुपए कर दे रहा है। अब वो जो डिस्काउंट देगा वो मार्क प्राइस पे देगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, लेकिन ये बात हमेशा तय होती है कि भाई डिस्काउंट निकालने के बाद जो पैसा आएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से तो ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो उसको नुकसान हो गया, और कोई भी ग्राहक, कोई भी जो दुकानदार है वो अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगा। तो इसलिए जब भी अपन बोलते हैं कि भाई एक डिसऑनेस्ट डीलर है, उसने मार्कअप हिज गुड्स बाय 50%, मतलब कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में अपन ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। तो अब जब उसने 50% बढ़ाया, इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी हो गई उसकी? 150 हो गई। एंड देन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, और फिर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस जो बनेगी वो 20% डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस की कितनी वैल्यू? 80%। मार्क प्राइस इंटू 80%, तो ये कितना आ गया? 15 8 120। तो सेलिंग प्राइस आ गई 120। देख लो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही, मतलब जो डीलर है उसको अभी भी 20% का फायदा है। एक्चुअल फायदा उसका कितना है? 20% का, क्योंकि 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहा है, मतलब 20% का फायदा है। अपार्ट फ्रॉम दिस he uses a faulty valence which reads 1 kg for 900 ग्राम। इसके अलावा देखो वो कितना बड़ा बेईमान है, पहले ही वो 20 रुपए का फायदा अपना ऐसे ही कर चुका है। इसके अलावा वो कर क्या रहा है, वो एक फॉल्टी बैलेंस, मतलब जो तराजू है उसमें वो गलत तरीके से तोल रहा है। वो ग्राहक को बोल रहा है कि भाई ये 1 किलो सामान है, लेकिन तराजू के अंदर 900 ग्राम सामान ही डाल रहा है, क्योंकि जो तराजू है वो खराब है, उसने कुछ चुंबक वगैरह का इस्तेमाल कर रखा होगा। नीचे में एक 100 ग्राम का बाट उसने पहले ही अलग से लगा रखा है। उससे हो क्या रहा है, ग्राहक को लग रहा है कि भाई वो 1 किलो वजन तोल रहा है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ 900 ग्राम ही वजन तोल रहा है। 100 ग्राम का ग्राहक को वो घाटा कर दे रहा है। तो
ऐसे में क्या करते हैं अपन, करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चेक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस 120 रुपए है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, 1 किलो बोल के 900 ग्राम बेच रहा है। इसका मतलब उसको कॉस्ट प्राइस 900 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस जो ग्राहक को बेच रहा है वो कितना बोल के बेच रहा है, 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम बोल के। तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इधर तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका लेंगे रेशियो। तो यहीं पे अपन कुछ काट देते हैं, ये इधर कैंसिल आउट, ये इधर कैंसिल आउट, तो ये आ गया 9:12। ये 9 इंटू 1 9 और ये 12 इंटू 1 12, और कट जाएगा 3 से 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 3:4। मतलब 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का फायदा है 3 रुपए पे। तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 33% का उसको प्रॉफिट हुआ, 33.33% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 33। तो मतलब उसको पूरा जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, वो 33.33% का हुआ। इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 12 एंड एंगल CAB इक्वल टू 60। सबसे पहले तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और B पे राइट एंगल है, तो ये ABC, ठीक है। AB 12, ये 12 है, एंगल CAB मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC की लेंथ बतानी है। भाई ये बात मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कभी भी इस तरीके का दे रखा हो अपन को, ये 90, ये 60, ये 30, तो अपन क्या करते हैं कि भाई अगर 30 के सामने वाली साइड 1 के बराबर है तो हमेशा 90 के सामने वाली 2 के बराबर होगी और 60 के सामने वाली √3 के बराबर होगी। ये बात एकदम अपन को कंठस्थ हो जानी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो आप इस तरीके का सवाल या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल आते हैं वो बहुत कम समय में, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम चीज लगाएंगे, कुछ अपन नहीं लगा रहे, सीधा अपन बोलेंगे भाई ये 60 और ये 90 है तो ये 30 है। अगर ये 30 के सामने वाली 12 है, मतलब 1 की वैल्यू 12 है, तो 60 के सामने वाली क्या होती है, √3, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 12√3। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ये ABCD इस तरीके से है ना, गलती लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी 12√3 ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन चाहते तो tan थीटा वगैरह लगा के भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करोगे तो और ज्यादा हवा में सवालों को कर सकते हो, पेन कम चलाने की जरूरत पड़ती है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700 डिग्री। सेम इस तरीके का सवाल पिछले पेपर में भी था, वहां पे भी आपको इसी तरीके से एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा था 18 डिग्री का और नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा था। यहाँ पे उसने थोड़ा सा अलग करा, उसने क्या करा, सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम दे दिया 2700 और आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछ लिए। तो देखो चीजें वही सब है, वही सब चीजें रिपीट हो रही है, सेम पैटर्न के सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है उनमें। अब एकदम सेम तो नहीं दे सकते ना यार, एकदम सेम दे दिया तो बहुत ही दिक्कत है, फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए अगर आपका जो पेपर है वो बाद की शिफ्ट में, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए। एक तरीके से आपको आधे से ज्यादा पेपर पता चल गया पहले। तो ये एसएससी वैसे तो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उसकी इच्छा है भाई, अपन क्या कर सकते हैं। तो सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो बहुत गलत बात है। 180 इंटू क्या होता है, n+2, सॉरी 180 इंटू n-2, ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ये कितने के बराबर है, ये 2700 डिग्री के बराबर। तो देखो यहाँ पे ये 0 से तो ये 0 कटा, इसके अलावा 18 से कट जाएगा क्या, पहले 9 से काट लेते हैं 2 बार में, 9 से 30 बार में और 2 से 15 बार में। तो n-2 15 आ गया, तो n कितना आ गया, n आ गया 17, मतलब नंबर ऑफ साइड आ गई 17। लेकिन अपन को निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास इसी तरीके का सवाल था, उसमें नंबर ऑफ साइड 20 आ रही थी तो नंबर ऑफ डायगोनल निकाल रहे थे। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 17 आई है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल निकालने। मैंने आपको वहां भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो, क्योंकि हो सकता है नहीं देखा होगा। तो देखो कभी भी अगर अपने पास नंबर ऑफ साइड दे रखी हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, अपन निकालते हैं NCR से, जहां पे n लिख लेते हैं 17
और r लिखते हैं 2। अगर एनसीआर का आपको फॉर्मूला नहीं पता तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू सो ऑन, कहां तक 4 3 2 1। ये मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 120। 6 फैक्टोरियल है तो वो कितना लिखूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 720। ये होता है फैक्टोरियल। कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब जान लिया ना। इसमें से माइनस करते हैं नंबर ऑफ साइड को, तो यहाँ पे देखो 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 2 मतलब 15 फैक्टोरियल माइनस 17। अब ये जो 17 फैक्टोरियल है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, मतलब जिसको मैं 15 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो इस 15 फैक्टोरियल से अगर इसको काटूंगा तो यहाँ पे रह जाएगा 17 इंटू 16 और नीचे में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 17, 2 का 8 बार में, तो ये कितना आ गया 17 इंटू 8 136। 136 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 119 बचेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज x इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। 5 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट जो है x अमाउंट के ऊपर वो 2/5 बन जाता है उसके प्रिंसिपल का। 2/5 प्रिंसिपल का बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2/5 का मतलब है कि 5 अगर रुपए किसी ने लिए हैं उधार में तो उसका 2 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है वो 5 साल के अंदर। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, 7 रुपए हो जा रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे अपन से पूछ रहे हैं। तो देखो 5 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट बना, 2 रुपए का इंटरेस्ट बना। 2 रुपए का इंटरेस्ट 5 साल में बना तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, 2/5, और ये कितने अमाउंट पे हुआ, 5 रुपए पे, तो इंटू 100 करेंगे अपन। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/25 इंटू 100, 25 का 4 बार में, 4 दूनी 8, मतलब 8% उसकी हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत आसानी से निकाल लिया। कैसे निकाला फिर से बताता हूं, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। देखो 2/5 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए अगर किसी ने उधार लिए हैं तो उसके ऊपर 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला उसको 5 साल में। अब 5 साल में 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 1 साल में कितने का मिला होगा। अपन जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करता। सिंपल इंटरेस्ट में अगर 4 साल का किसी ने इंटरेस्ट दे रखा है तो 1 साल का निकालने के लिए उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है तो 1 साल का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर 5 साल का इंटरेस्ट 2 रुपए है तो 1 साल का कितना होएगा, 2/5 होएगा। अब ये जो 2/5 रुपए का इंटरेस्ट आया ये कितने अमाउंट पे आया, 5 रुपए पे आया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो रेट परसेंटेज आपको पता चल जाएगी। ये तो कितना हो गया 2/25 इंटू 100, 25 का 4 बार में, 4 दूनी 8, मतलब 8% की इंटरेस्ट रेट है। देखो 3 नंबर का सवाल है और मेंस का सवाल है और इतना आसान सवाल है, इससे आसान क्या लोगे यार, है इतने आसान आसान सवाल आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं बोला, सिंपल इंटरेस्ट बोला। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला होता तो फिर भी थोड़ा होता है मुश्किल। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान चीज है। सिंपल इंटरेस्ट का तो कभी मत छोड़ना पीछा। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आप छोड़ोगे भी तो कोई बात नहीं, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल होता है, उसका नाम ही है सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास के सवाल पहले भी आए, अभी भी आ रहे हैं, हर पेपर में उसी तरीके के सवाल आ रहे हैं। बी बोलता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट क्लियर करो, जहां जहां भी ब्रैकेट है सारे ब्रैकेट क्लियर करेंगे। तो देखो ये एक ब्रैकेट है तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया +6 इंटू -2 -9 -3 डिवाइड बाय 7 1। ये देखो ये फिर से ब्रैकेट है, इन दोनों को आप पहले सॉल्व करो। -2 इंटू -1 मतलब +2। अब देखो ये एक ब्रैकेट है आपका, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 9 11, 11 और 3 14, माइनस में 14, मतलब ये बन गया 3 + 6 इंटू -14 डिवाइड बाय, अब ये देखो 1 + 2 3 और 7 इंटू 3 21,
तो ये पूरे की वैल्यू आ गई 21। फिर ये वाला ब्रैकेट होगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 6 84, 3 माइनस 84 डिवाइड बट 21। अब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलते हो, हमेशा जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपको करना हो तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो 3 माइनस 84 को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूं तो 4 आता है, तो 3 माइनस 4 मतलब -1। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए -1। The difference between the length of two parallel sides of a trapezium is 12 centimeter. The perpendicular distance between these two parallel sides is 60 centimeter. तो देखो ट्रेपेजियम बना लो सबसे पहले, तो ट्रेपेजियम की बात हो रही है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड ये होती है, ये वाली और ये वाली, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए माइनस बी अपन को 12 के बराबर दे रखा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड इज 60 सेंटीमीटर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन मानते हैं, जिसको अपन हाइट भी बोलते हैं, ये अपन को कितने के दे रखा है 60 के बराबर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1380, एरिया ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 1380, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो देखो आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एरिया अपन को दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, सबसे पहले ये बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट, ये होता है एरिया। ये इक्वल टू दे रखा है 1380। यहाँ पे एच की वैल्यू अपन को दे रखी है 60। तो देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी, ये एच की जगह 60 डालेंगे तो 2 से कटा 30 बार में, ये 0 से 0 कट गया, 138/3, 138 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये 3 का 4 बार में और ये 6 बार में 46। ए प्लस बी आ गया 46, ए प्लस बी 46 है, ए माइनस बी 12 है, तो ए और बी नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हो यार। ए कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 46 + 12 मतलब 58, 58/2 मतलब 27, सॉरी 29 है ना, 29। अब तो देखो बी निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आएगा अपना आंसर, क्योंकि 29 एक में ही है। चाहो तो बी निकाल लो, कोई बात नहीं। 46 में से 12 डिवाइड माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, 46 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 34, 34/2 17, तो A29 B17, ऑप्शन नंबर सी। फॉर ए सैंपल डेटा मीन इक्वल टू 16 एंड मीडियन इक्वल टू 48, फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज, माध्य 60 है और माध्य का 48 है, तो बहुलक बताना है। अपन जानते हैं भैया एक फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो पता कर लो, बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। ये सीधा सीधा ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मीडियन कितना है 48, कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर लोगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जहां पे सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान होते हैं, क्योंकि बस वहां पे एक फॉर्मूला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सोचना नहीं है आपको, दिमाग नहीं लगाना। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 144 माइनस 120, 144 में से 120 गए तो कितना बचेगा 24 बचेगा, मतलब ऑप्शन डी यही अपना आंसर है। कुछ सोचा गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, बस एक फॉर्मूला याद रखना है अपन को, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, the centroid of an equilateral triangle PQR is L if PQ equal to 6 cm, the length of PL। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, इसमें एक सेंट्रोइड है L। अपन से पूछ रहा है भाई PQ अपन को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ ऑफ PL, ये लेंथ अपन से पूछ रहा है। तो देखो अपन एक बात जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, और जो भी सेंट्रोइड से पास होता है उसको अपन मीडियन बोलते हैं। तो अगर ये सेंट्रोइड से पास हो रहा है तो ये मीडियन है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम है। एक और बात अपन जानते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब अगर ये दूरी 2 के बराबर है तो ये वाली दूरी 1 के बराबर होगी, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मेरे को ये एल्टीट्यूड पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब एल्टीट्यूड कैसे पता करोगे, तो एल्टीट्यूड बहुत आसानी से पता चल जाएगा।
कैसे भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अपन जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए कितना है 6 है और बेस बी भी 6 ही के बराबर है। बेस ये भी तो 6 है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होती है ना, तो ये एक 6 से तो एक 6 गया, फिर यहाँ पे ये 2 से ये 2 गया, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 2 का 3 टाइम्स मतलब 3√3। तो इस पूरे की वैल्यू 3√3 है। अपन को ये पीएल पूछ रहा है, 3√3 मतलब ये 2 + 1 3 की वैल्यू 3√3 है और पीएल मतलब 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 2√3। तो ऑप्शन नंबर सी यही अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अपन पीएल निकाल लेंगे। 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 3√3 थी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। बहुत आसान सवाल है यार, डायरेक्ट cos 120 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे ना तो बहुत गलत बात है। cos 120 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं cos 180 - 60, और अपन जानते हैं कि जो cos 180 - थीटा होता है वो इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब ये चीज है माइनस cos 60, और cos 60 की तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, कितनी होती है 1/2 मतलब 0.5, तो ये कितना आ गया -0.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी यही अपना आंसर है। इफ 4x² + y² = 40 एंड xy = 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + y। अगर आपके पास 4x² + y² = 40 दे रखा है और xy = 6 दे रखा है, तो आपसे 2x + y पूछ रहे हैं। तो देखो ये करा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों ने जरूर करा होगा। अलजेब्रा में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कराए जाते हैं, जिससे भी आप पढ़े हो, खुद से सेल्फ स्टडी भी अगर आपने की है तो इस तरह के सवाल आपने बहुत बार किया हो। अपन एक बात जानते हैं कि जब अपन स्क्वायर से 1 डिग्री कम में आते हैं, मतलब पीछे की साइड आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं +2 करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा +2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 40 + 2 टाइम्स 2xy होएगा, क्योंकि जैसे x + 1/x मतलब x² + 1/x² की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अगर जैसे इसकी वैल्यू 14 है, तो x + 1/x कैसे निकालते हैं अपन इसको लिखते हैं √14 + 2 टाइम्स x × 1/x, ये लिखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे x से x कट जाता है, 14 + 2 16 मतलब ये 4 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 40 + 2 टाइम्स 2x × y लिखेंगे, तो xy कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो ये आ जाएगा √40 + 2 दूनी 4, 4 चौकू 6 4 24, 40 + 24 मतलब 64, तो √64 मतलब 8। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। और नहीं तो देखो, ये तो हुई मेंटोस जिंदगी, जो मैंने बताई है ये मेंटोस जिंदगी। नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो कोई बात नहीं है। नॉर्मल जिंदगी क्या बोलती है, नॉर्मल जिंदगी ये बोलती है कि भैया 4x + y², इसको अपन लिख सकते हैं 2x + y का होल स्क्वायर माइनस कितना लिखूंगा मैं 2 टाइम्स 2xy = 40। अब यहाँ पे xy की वैल्यू दे रखी है 6, तो 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, ये 24 उधर चला जाएगा, 40 + 24 मतलब 64, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो। तो मेंटोस जिंदगी जियो, ज्यादा अच्छा है। एसएससी वही मांगता है, क्योंकि टाइम इतना ही मिलेगा आपको कि मेंटोस जिंदगी में ही काम चलेगा। नॉर्मल जिंदगी से चलोगे तो एसएससी नहीं क्लियर हो पाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपए एंड 5 रुपए इज 5:4:3:1 respectively. If the total amount of the coin is ₹285, then the difference between the number of 25 पैसा and ₹5 coins. तो देखो यहाँ पे अपन से क्या बोल रहा है कि भाई रेशियो दे रखा है अलग अलग टाइप के कॉइन का 5:4:3:1, टोटल अमाउंट दे रखा है कॉइन का 285, मतलब 25 पैसे के 5 कॉइन है, 50 पैसे के 4 कॉइन है, 2 रुपए के 3 कॉइन है और 5 रुपए के 1 कॉइन है। तो इनको क्या करते हैं, जो इनकी टोटल वैल्यू है उसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 25 पैसे के 5 मतलब 25 × 5, फिर यहाँ पे 50 पैसे के 4 मतलब 50 × 4। अब देखो यहाँ पे 2 रुपए के 3 है, लेकिन पहले में पैसा था अब रुपए है,
तो दोनों की यूनिट अलग है, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अगर अपन ने पहले वाले को पैसे मान के कर रहे हैं तो रुपीज को पैसे में बदल देते हैं। 2 रुपए का मतलब होता है 200 पैसे, मतलब 200 इंटू 3 प्लस 5 रुपए का मतलब है 500 पैसे, तो 500 इंटू 1। इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर है? इस पूरे की वैल्यू 285 रुपए के बराबर है। तो पैसे में चेंज करते हैं, मतलब डबल जीरो लगा देंगे। तो ये कितना हो गया देखो, 25 पंजे 125 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 500। इस पूरे की वैल्यू आपके पास 28500 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, 200 प्लस 600 800, 800 प्लस 500 1300, 1300 प्लस 125 मतलब 1425। 1425 की वैल्यू 2850 के बराबर है। 1425 का ये सॉरी 2850 नहीं, 28500 के बराबर है। ये 20 बार में हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू 20 रुपए के बराबर, 20 के बराबर है। अपन से पूछ रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसा एंड ₹5 कॉइन्स। तो 25 पैसे के कितने कॉइन है? 5 कॉइन है। 5 रुपए के कितने कॉइन है? 1 कॉइन है। तो इनका डिफरेंस कितना होएगा? 5 माइनस 1 मतलब 4। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 20 मतलब 80। तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स इज 51 एंड इन द 5th पेपर शी गेट्स 56 मार्क्स। 4 पेपर में 51 नंबर मिले उसको, हर पेपर में। उसका नया एवरेज क्या होगा? तो देखो 4 में अगर 51 मिले तो टोटल कितने मिले? 4 इंटू 51। एक 5वें पेपर में 56 मिल गए, तो टोटल अब कितने पेपर हो गए? 4 पेपर पहले थे, एक और पेपर जुड़ गया मतलब 5 पेपर। बस इसको सोल्व करना है अपन को। ये आ जाएगा 204 प्लस 56 डिवाइड बाय 5। 204 प्लस 56 मतलब 260, 260 बाय 5 करोगे तो कितना होएगा? 5 का 5 बार में दूनी 5, 52। ऑप्शन आ जाएगा बी, 52 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 48 डेज। ए और बी जो है काम को 48 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए इज 4 टाइम्स एज वर्क एफिशिएंट एज बी। ए जो है 4 गुना एफिशिएंट है बी से, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 4 की है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 की। मतलब अगर बी किसी काम को 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो ए 4 गुना एफिशिएंसी से कर रहा होगा। बी की मतलब कितने की एफिशिएंसी से कर रहा होगा? 4 की एफिशिएंसी से। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दी वर्क। देखो टोटल वर्क 48 दिन में करते हैं, मतलब 4 प्लस 1 5 की एफिशिएंसी से 48 दिन लगते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? तो टोटल वर्क हो गया 5 इंटू 48। अब अपन को बताना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी कितने की एफिशिएंसी से करता है? 1 की एफिशिएंसी से, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 240। इसका मतलब बी अकेला 240 दिन लगाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सेम टाइप का सवाल पहले भी था, बस वहां पे नो सॉल्यूशन की जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे। सेम तरह का सवाल। अब अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला सवाल आप करके गए होंगे तो आपको इतना तो पक्का है, आपने कहीं ना कहीं फिर नो सॉल्यूशन वाला भी जरूर देखा होगा। आपने जरूर सोचा होगा कि भाई अगर इनफाइनाइट नंबर वाला आया है तो हो सकता है अगले पेपर में नो सॉल्यूशन वाला आ जाए, तो इसलिए पुराने पेपर जरूर करो। तो देखो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दो इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरीके की दो इक्वेशन दे रखी है, तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 मतलब 18 अपॉन 7, ये इक्वल होना चाहिए -72 अपॉन यहाँ पे कितना है -m, इसके बराबर होना चाहिए। माइनस से तो माइनस गया है, ये 18 का 4 बार में, तो m कितना आ गया? m आ गया 7 इंटू 4 मतलब 28। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 28 होनी चाहिए। बस ये नॉट इक्वल टू वाले से कोई मतलब ही नहीं अपन को, क्योंकि उसने पूछा है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। m की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए ये पूछता, तब अपन नॉट इक्वल टू पे जाते, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू की कोई जरूरत ही नहीं है अपन। Successive discounts of 10% and 10% are equivalent to a single discount। सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर पिछले पेपर में भी सवाल आया है, वहां पे 3 डिस्काउंट दिए गए हैं और उस पे सिंगल डिस्काउंट पूछा है। यहाँ पे उनने केवल 2 डिस्काउंट दिए हैं और उस पे पूछा है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी बहुत आसान है। 10 और 10 का
सिंगल डिस्काउंट आपको याद भी हो जाना चाहिए, 19% के बराबर होता है। कैसे? 10 + 10 - 10 × 10/100 कितना हो गया? 1 आ गया। 20 - 1 19। डायरेक्ट मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए 10 और 10 का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट 19% के बराबर होता है। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 फीट हाई, एक पोल बना लेते हैं जिसकी हाइट है 24√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अपराइट टावर वाज 60 डिग्री। देखो पिछले पेपर में भी पोल और टावर का सवाल आया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि हमेशा टावर जो है वो पोल से बड़ा ही लेते हैं, कभी भी टावर को पोल से छोटा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो टावर है वो मैं इसको बड़ा मान लेता हूं। अब ये क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ एन अपराइट टावर वाज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल। मतलब इस यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का, वो कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो दूरी है अपन को, ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 60। तो इसका मतलब ये भी 60 है, क्योंकि अपन जानते हैं भैया पैरेलल होती है, इक्वल होती है। व्हाट टॉल वाज द टावर, तो टावर की हाइट अपन को बतानी है। तो देखो इतनी दूरी तो 24√3 होगी। अपन जानते हैं कि भैया ये और ये आपस में पैरेलल है तो इक्वल होगी, 24√3 होगी। अपन को निकालनी है इतनी दूरी। अब इतनी दूरी कैसे निकालेंगे? अपन जानते हैं कि भैया ये 90 है, ये 30 है। अगर 30 के सामने वाला 60 है, मतलब एक की वैल्यू अगर 60 है तो 60 के सामने वाला कितना होएगा? √3 होएगा। मतलब अगर एक की वैल्यू 60 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60√3 हो जाएगी। मतलब ये कितनी हो जाएगी? 60√3। अब पूरे पूरे टावर की हाइट निकालनी है तो क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 60 + 24 मतलब 84, तो 84√3 यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से निकाल लिया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड निकालना है। मोड के लिए अपन क्या करते हैं? इसमें चेक करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया। तो देखो यहां पे अगर देखोगे तो 13 जो है वो 2 बार आया है। इसके अलावा जो 12 है वो 1 ही बार आया है। हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि आप ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन में जो जो प्रेजेंट है बस उन्हीं को देखो, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 28 की अगर मैं बात करूं तो 28 सिर्फ 1 बार आया है। अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 भी सिर्फ 1 बार आया है। अगर मैं 27 की बात करूं तो देखो 27 1 2 3 बार आया है। मैं 31 की बात करूं तो 31 सिर्फ 1 बार आया है। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया? जो सबसे ज्यादा बार आया है कौन सा है? 27 आया है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, 27। 6 years ago the ratio of ages of A to B was 7:5। ये 7:5 है। ये है 6 year ago, 6 साल पहले की बात। प्रेजेंट एज नहीं बोल रहा, 6 साल पहले की। आज जितनी एज है उससे 6 साल पहले का रेशियो दे रखा है। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 11:9। नाउ का मतलब है कि प्रेजेंट एज से 4 साल बाद। ऐसा नहीं है कि भाई 6 साल पहले की एज से 4 साल बाद बोल रहा है, नहीं। नाउ का मतलब है आज जितनी एज होगी प्रेजेंट में उससे 4 साल बाद का रेशियो हो जाएगा 11:9। मतलब यहां पे अगर अपन बोल रहे हैं प्रेजेंट एज इधर कहीं है, जो ये 6 साल का डिफरेंस है, और इसके 4 साल बाद मतलब 4 years फ्रॉम नाउ, तो ये अपने पास 11:9। मतलब ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10 साल का अंतर। 6 + 4 10 साल का अंतर। व्हाट इज एज एट प्रेजेंट। तो इस टाइप के सवालों में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को डिफरेंस इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे 7 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2। यहाँ 11 और 9 का भी कितना है? 2। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो पहले करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 7 और 5 का 2 है, 11 और 9 का भी 2 है। तो देखो 7 से 11 का अंतर कितना हुआ? 4। मतलब 4 की वैल्यू 10 के बराबर है। ठीक है, और अपन से क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एज एट प्रेजेंट। तो देखो अगर 4 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 7 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 से काट सकते हैं, कितना? 5/2 मतलब 35/2। कैसे किया मैंने बता देता हूं। चलो 10, पहले मैंने 10 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कि 1 की वैल्यू मिल जाए, और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया? 35/2।
मतलब 7 की वैल्यू 35/2, मतलब 6 साल पहले ए की एज 35/2 थी, जिसका मतलब हुआ 17.5 साल। तो आज कितनी एज होगी? 6 साल पहले 17.5 थी, तो आज कितनी एज हो जाएगी? 17.5 + 6, तो कितना हो गया? 17.5 + 6 मतलब 23, 23.5, 23.5 का मतलब कितना हो गया? 23.5 ईयर्स। यही अपना आंसर। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डिफरेंस इक्वल नहीं करेंगे तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे पहले से इक्वल दे रखा है, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे इक्वल दे रखा है। अगर इक्वल नहीं होता तो पहले इक्वल करते। तो अब देखो अपन ने क्या किया, 7 से 11 मतलब 4 का अंतर है, 4 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17.5 हो जाएगी। मतलब आज से 6 साल पहले ए की एज 17.5 थी, तो आज कितनी एज हो जाएगी? 17.5 + 6 मतलब 23.5। मिसिस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी। एक दीपा देवी नाम की औरत है जो अपनी सैलरी का 30% सेव करती है। अगर 30% सेव करती है तो मतलब खर्च कितनी करती है? 70%, क्योंकि उसकी सैलरी को अपन कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। 30% अगर सेव कर रही है तो खर्च कर रही है 70%। इफ शी रिसीव्स 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर? तो देखो सेव कर रही है 30%, तो खर्च कितना कर रही है? 70%। तो ये जो 42,000 का 70% है, ये अपन से वो पूछ रहा है। तो 42,000 का 70% निकाल लो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 7 दूनी 14 की 4, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, और कितना जीरो आ गया? डबल जीरो, मतलब 29,400 रुपये। तो इतना रुपए वो खर्च करती है हर महीने। फाइंड द अमाउंट इफ ए सम ऑफ रुपीज 6,500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अपन को अमाउंट निकालना है। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। कभी कभार आप क्या करते हो, कहीं पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा होता है, अमाउंट निकाल देते हो, तो ऐसी गलती नहीं करनी। फाइंड द अमाउंट इफ ए सम ऑफ रुपीज 6,500 इज बीइंग बोरोड, मतलब प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 6,500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दूसरी नोट करने वाली बात है, इंटरेस्ट कैसा है? हाफ ईयरली है, मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, पहले 6 महीने पे फिर अगले 6 महीने पे। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? 2 साल, मतलब 2 साल के अंदर कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है? 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है। और एक साल की इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 10/2, 5%। तो अमाउंट क्या होता है भैया? अमाउंट अपन जानते हैं, अगर 6,500 का प्रिंसिपल है तो उस पर 6 महीने में बना होगा कितना पैसा? 5% के हिसाब से 105/100, फिर अगले 6 महीने में फिर से 105/100, फिर अगले 6 महीने में फिर से 105/100, और फिर अगले 6 महीने में फिर से 105/100। यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वही बात है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर n। यहाँ पे r कितना हो जाएगा? 10% जो है वो पूरे साल का है इंटरेस्ट, अपन को हाफ ईयरली पूछ रहा है, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। और n कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली करना है अपन को, और 2 साल तक निकालना है। 2 साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं? 4 हाफ ईयरली आएंगे 2 साल में। 6-6 महीने के 4 बार 6-6 महीने आएंगे 2 साल में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये 105/100 4 बार आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कैंसिल आउट करो। थोड़ा ये मतलब थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बाकी तो कुछ नहीं है। 5 से काटेंगे तो 21 बार में, ये 20 बार में, ये फिर 5 से काटो में 21 बार में, ये 4 बार में, ये 5 से 21 बार में, ये 20 बार में, ये 5 से 21 बार में, ये 4 बार में। तो इतना कटा भी, तो ज़्यादा तो नहीं कटा, कोई बात नहीं। चलो अब इसको करते हैं। देखो 21 × 21 होता है 441 इंटू 441/16 इंटू 100। अब थोड़ा इसमें अपन एक काम करके देख सकते हैं, लेकिन होगा नहीं वैसे वो। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई अगर इसमें अपन यूनिट डिजिट से देख सकते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यूनिट डिजिट वाला काम भी इसमें नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे 5 × 1 × 1 मतलब 5 आना चाहिए, लेकिन अगर इधर की बात मैं करूँ तो कुछ और ही आएगा। मतलब चलो कोई बात नहीं, 441 × 441 करके देख लेते हैं। 1 4 4 4 6 17 4 6 7 1
1 8 9 1 194481। 16 से इसको मैं कर देता हूँ, 16 का 4 बार में 64 होता है, तो ये लगभग 4 के बराबर हो जाएगा। तो 19 इसको 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 8 को 32 की 2, 9 1 ऊपर चढ़ा, 7 1 ऊपर चढ़ गई, 3 ऊपर चढ़ गया तो 7। तो लगभग डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 7779.24। तो ये अपने पास आ रहा है लगभग कितने के बराबर है ये 4 से थोड़ा बड़ा ही आता, मतलब तो इससे वैल्यू बड़ी ही आएगी, तो आप कह सकते हो 7900। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने अप्रोक्स में आंसर निकाला। द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? देखो 8 और 16 अगर दे रखा है तो 16 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर 16 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल होना ही है। तो अगर 16 आंसर आ गया तो इसका मतलब फिर तो 8 भी आंसर आता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं कि 2 आंसर हो सकते हैं, तो इसका मतलब इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। अपन जानते हैं भैया 5 के लिए आखिरी में या 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, ना तो 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं हो सकता। 8 से देखने के लिए क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट की 3 डिजिट क्या है 216, 216 8 से डिविजिबल होती है क्या? हाँ होती है भैया, 8 दूनी 16, 8 7 56, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल। अब 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब 8 से डिविजिबल है तो 11 से नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो फिर क्या होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चला जाता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल आंसर होते हैं अपन जानते हैं। तो अगर 8 से डिविजिबल है तो 11 से नहीं होगा, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने पास समय समाप्ति की घोषणा। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अच्छे से सुना, समय दिया, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी करिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बनाने का, ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अपन इंस्टाग्राम पे भी है अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से, और एज लाइव जो है मेरा पर्सनल पेज है, इसको भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम पे आप अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ये जो पीपीटी है आपको ये मिल जाएगी पूरी की पूरी इसी तरीके से, पुराने पेपरों की भी मिल जाएगी, नए पेपर की मिल जाएगी, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू।